हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टिटवाना। और आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। पिछले दो वीडियो में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में विस्तार से जाना था। आज का जो टॉपिक होगा हमारा इन दोनों के बीच में अंतर का होगा। साथ ही हम समष्टिगत विरोधाभासों के बारे में भी जानकारी लेंगे और यह भी जानेंगे कि दोनों अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण और समष्टि आर्थिक विश्लेषण में अंतर। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, इसमें व्यक्ति इकाइयों का अध्ययन होता है, अर्थात यह अंश और व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का वृहत एवं एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन होता है, अर्थात कुल संबंधों की व्याख्या होती है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, इसमें वस्तुओं व सेवाओं की कीमत का निर्धारण एवं विभिन्न उपयोगों में आवंटन का अध्ययन होता है। यह कीमत विश्लेषण से संबंधित होता है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण, इसमें आर्थिक सिद्धांतों का लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर व साधनों के समग्र उपयोग को निर्धारित करने का अध्ययन किया जाता है। अगला, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों तक सीमित रहती है ये, जबकि समष्टि आर्थिक विश्लेषण, इसका क्षेत्र राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व, मुद्रा बैंकिंग आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में इससे संबंधित समस्याओं के विश्लेषण पर विस्तृत रहती है। अगला, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का महत्व आजकल कम हो रहा है, जबकि समष्टि आर्थिक विश्लेषण का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अगला, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में व्यक्तिक कीमतों, व्यक्तिक उपभोग, उत्पादन आदि की ओर संकेत करता है, जबकि समष्टि आर्थिक विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य, कुल उपभोग, कुल उत्पादन और राष्ट्रीय आय के स्तर को व्यक्त करता है। अगला, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, यह व्यक्तिक फर्मों, उद्योगों व उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है, जबकि समष्टि आर्थिक विश्लेषण यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद या आर्थिक तेजी को स्पष्ट करता है। अगला बिंदु है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, यह व्यक्तिक समस्याओं का समाधान और उसकी नीतियों को प्रस्तुत करता है, जबकि समष्टि आर्थिक विश्लेषण यह राष्ट्रीय या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान एवं उचित नीति को उपलब्ध करवाता है। अंतिम बिंदु, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण सरल है, जबकि समष्टि आर्थिक विश्लेषण जटिल और दुविधापूर्ण है। अगला बिंदु है हमारा, ये प्राय टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, जिसमें पूछ लिया जाता है कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर निर्भरता कैसे है। 5 नंबर की कई बार टिप्पणी पूछी जाती है इस बिंदु के ऊपर, या यूं पूछ लेते हैं कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण का व्यष्टि का आर्थिक विश्लेषण पर निर्भरता कैसे है। चलो अपन देखते हैं इसको। यद्यपि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की दो अलग अलग शाखाएं हैं, और
और उनका क्षेत्र भी भिन्न भिन्न है। जहाँ एक और व्यष्टि आर्थिक अर्थशास्त्र में कीमतों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसका उद्देश्य कीमत निर्धारण का विश्लेषण करना होता है, विशिष्ट साधनों का विशिष्ट उपयोगों में आवंटन करना होता है, तो दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र में आय की धारणा महत्वपूर्ण होती है। उसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय की स्तर व साधनों के समग्र उपयोग को निर्धारित करना होता है। फिर भी ये दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर के एक दूसरे के पूरक और सहयोगी होते हैं। दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों एक दूसरे की सीमाओं व विश्लेषण संबंधी कठिनाइयों का निराकरण करते हैं और दोनों का विकास परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करता है। पहले हम बिंदु व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर निर्भरता पर चर्चा कर लेते हैं। इसके कई प्रमुख बिंदु हैं, जिसमें व्यक्तिगत फर्मों या उद्योगों को अपने उत्पत्ति के साधनों जैसे श्रम, कच्चा माल, मशीनों, भूमि आदि के लिए जो कीमत देनी पड़ती है, उन कीमतों या प्रतिफलों का निर्धारण साधनों की उसकी मांग पर निर्भर न होकर इन साधनों की समस्त अर्थव्यवस्था की कुल मांग से प्रभावित होती है। यानी कि अगर कुल साधन हमारे पास में ज़्यादा हैं, ज़्यादा श्रम है, ज़्यादा कच्चा माल है, तो कीमतें हमारे पास में कम हो जाएगी। यानी समग्र के ऊपर व्यक्तिगत कीमतें निर्भर कर रही है। दूसरा है, कोई व्यक्तिगत फर्म या उद्योग कितना माल बेचेगा यह फर्म की स्वयं की कीमतों पर निर्भर नहीं करता, वरन समाज में कुल उपलब्ध क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। यानी व्यष्टि न होकर के समग्र पर निर्भर कर रहा है। समाज कितना खरीदेगा, उसकी क्रय क्षमता कितनी है, उस पर निर्भर करता है, न कि फर्म द्वारा निर्धारित की गई कीमतों पर। तीसरा बिंदु है, किसी एक वस्तु का मूल्य निर्धारण पूर्णतः उस विशिष्ट वस्तु की मांग और पूर्ति पर ही निर्भर न होकर अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी या मूल्य स्तर पर भी निर्भर करती है। कि साथ की वस्तु जो है हमारी पूरक वस्तु है या स्थानापन्न वस्तु है, उनकी कीमतें कैसी है उन पर भी यह निर्भर करता है। एक अकेली वस्तु के मूल्य पर निर्भर नहीं करता कि उसका मूल्य निर्धारण कैसे किया जाए। अन्य व्यवस्थाएं जो हमारी अन्य वस्तुएं हैं उन पर भी हमें ध्यान देना होता है। एक व्यक्तिगत फर्म का या उद्योग को अपनी उत्पादन की मात्रा निर्धारित करते समय समाज की मांग, आय, रोजगार आदि पर भी ध्यान पड़ता है। ये समाज की आय, रोजगार, मांग, ये जो विषय हैं हमारे किसके हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के हैं। पर जब हम समष्टि अर्थशास्त्र के विषयों पर ध्यान दे करके व्यक्तिगत फर्म और उद्योग का मूल्य निर्धारण या मात्रा का निर्धारण करते हैं, तो यहाँ हम ये सिद्ध करते हैं कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर निर्भर करती है। अगला हमारा मुख्य बिंदु है कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण पर कैसे निर्भर करता है। जिस प्रकार व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि आर्थिक विश्लेषण का सहारा लेना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार समष्टि विश्लेषण में भी व्यष्टि विश्लेषण का सहारा लिया जाता है, उपयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण जैसे हम बात करते हैं उनकी। पहला है, संपूर्ण अर्थशास्त्र का ज्ञान उसके विभिन्न अंगों की जानकारी से होता है, जैसे राष्ट्रीय आय व्यक्तिगत आयों का ही योग होता है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयों के उत्पादन का सामूहिक योग ही होता है। दूसरा है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक नियोजन में व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों, परिवारों या समूहों के नियोजन की आवश्यकता होती है। अगला है, आय में वृद्धि से सब वस्तुओं की मांग बढ़ जाने पर व्यक्तिगत उद्योगों के उत्पादन में उसी के अनुसार वृद्धि हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जिन उद्योगों में सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, उत्पादन वृद्धि ऊंची लागत पर होगी, जबकि जिन उद्योगों में उत्पत्ति का सीमांत वृद्धि नियम लागू होता है, वहां उद्योगों में उत्पादन वृद्धि कम लागत पर ही करना संभव होगा।
इसलिए यह स्पष्ट है कि दोनों शाखाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और आर्थिक विश्लेषण के लिए दोनों शाखाओं का अध्ययन किया जाना बहुत आवश्यक है। दोनों शाखाएं एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए हम किसी एक शाखा पर यानी न तो हम संपूर्ण रूप से व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण या व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर कर सकते हैं, न ही समष्टि आर्थिक विश्लेषण या समष्टि अर्थव्यवस्था पर निर्भर कर सकते हैं। दोनों का हमें समय समय पर अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। आर्थिक समस्याओं की प्रकृति एवं स्वरूप में भिन्नता के कारण उनके वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए परस्पर निर्भर व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र दोनों की सहायता करना आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण और निराकरण इन दोनों के सहयोग से ही संभव होता है। अगला बिंदु है हमारा समष्टिगत विरोधाभास। ये भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि समष्टिगत विरोधाभास क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। चलिए देखते हैं हम। समष्टिगत विरोधाभास में प्राय ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें जो बात किसी अंश के लिए यानी किसी एक के लिए तो सही होती है, परंतु वह किसी कुल या समूह के लिए सही नहीं होती है, जिससे जोड़ या योग संबंधी भ्रम कहा जाता है। कुछ विद्वान इसे बचत का विरोधाभास भी कहकर पुकारते हैं। जो बात एक के लिए सही हो वह संपूर्ण राष्ट्र के लिए अनुचित हो सकती है। इसी को हम समष्टि विरोधाभास कहते हैं। उदाहरण है, एक व्यक्ति की दृष्टि से बचत एक गुण है, परंतु राष्ट्र के सभी व्यक्ति अगर बचत करें तो यह एक अभिशाप बन जाता है, क्योंकि इससे उपभोग वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है, जिससे उत्पत्ति, रोजगार व आय में निरंतर कमी आती है और अंत में समाज इतना गरीब हो जाता है कि वह बचत ही नहीं कर पाता है। दूसरा उदाहरण, पीगू का मत था कि मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, रोजगार का स्तर बढ़ाया जा सकता है, अर्थात मजदूरी दर बहुत नीची हो जाने पर सभी श्रमिकों को रोजगार मिल जाएगा। पर यह तर्क सत्य नहीं है, क्योंकि मजदूरी कटौती के कारण गुणक एवं त्वरक प्रभाव के कारण क्रय शक्ति घट जाने से मांग घटेगी और परिणाम स्वरूप आय, उत्पादन, रोजगार भी घट जाएंगे। तीसरा है, यदि सभी कृषक कठिन परिश्रम करते हैं और प्राकृतिक कारणों से फसल अच्छी होती है तो भी कृषकों की आय घटेगी, क्योंकि कुल उत्पादन अधिक होने से खाद्यान्न उत्पादन की कीमत कम होगी। इससे कृषकों की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अकेले कृषक का उत्पादन बढ़ने पर उसकी आय बढ़ेगी, परंतु सभी की पैदावार बढ़ने पर आमदनी मांग पूर्ति के संतुलन से घट जाएगी। अगला, एक उद्योग में ऊंची कीमतों से उसकी फर्में लाभान्वित होंगी, लेकिन प्रत्येक वस्तु की कीमत समान अनुपात में बढ़ जाए तो किसी भी फर्म को लाभ नहीं होगा। एक व्यक्ति अगर बैंक से जमा राशि निकालने लगे तो कोई खतरा नहीं होता है, निकाल सकता है, वह आसानी से और निकालते भी हैं। परंतु यदि सभी ग्राहक बैंक से राशि निकालने लगे तो ऐसी दशा में बैंक ही फेल हो जाएंगे। अगला उदाहरण है, एक व्यक्ति के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ना लाभप्रद है, पर समाज में मुद्रा की मात्रा बढ़ाना यानी उत्पादन किए बिना ही मुद्रा की मात्रा बढ़ाना एक समस्या हो जाती है, जो कि मुद्रास्फीति की परिणति करता है। अगला उदाहरण है, देश का आयात निर्यात कम अधिक हो सकता है, परंतु यदि संपूर्ण विश्व का आयात निर्यात बराबर होता है, यानी संपूर्ण विश्व का हम आयात निर्यात अगर देखते हैं तो ये बराबर ही आएगा। एक अकेले देश का आयात निर्यात कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। यह भी एक समष्टिगत विरोधाभास है। अगला बिंदु है और ये अपना अंतिम बिंदु है, एक व्यक्ति के लिए अपनी आमदनी से अधिक व्यय करना मूर्खतापूर्ण है, पर मंदी के समय एक देश के लिए
सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना बुद्धिमता है। जब हम व्यक्तिगत बात करते हैं कि व्यक्ति अगर आमदनी से अधिक व्यय करता है तो बुद्धिमत्तापूर्ण काम नहीं कहा जाता है, मूर्खता कहा जाता है उसे, कि उसकी आय इतनी है ही नहीं और वो खर्चा किए जा रहा है। परंतु समग्र रूप में अगर हम देश को देखें तो अगर मंदी है और देश अपना सार्वजनिक ऋण बढ़ा करके वृद्धि करता है अपने सार्वजनिक व्ययों के अंदर, तो यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होता है। ऐसा कार्य देश के उत्पादन को वृद्धि करने का काम करता है, देश में आय जनरेट करने का काम करता है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का काम करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ की व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिणाम समष्टि अर्थशास्त्र पर सदैव व पूर्ण रूप से लागू नहीं होते हैं, और जब ये सदैव और पूर्ण रूप से लागू नहीं होते हैं तो इसी को हम समष्टिगत विरोधाभास का विश्लेषण कहते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।